अच्छा, ये ऊपर वाली लाइंस में देखें, द नेगेटिव साइन जहाँ पे लिखा हुआ है, ये अंडरलाइन भी मैंने की हुई है, काइंडली आप लोग इसको पढ़ें। कि उसने कहा कि द नेगेटिव साइन मीन्स, नेगेटिव साइन का मतलब ये है दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग, कि जो फोर्स हम लोग स्प्रिंग के ऊपर लगाते हैं इस ऑलवेज डायरेक्टेड ओपोजिट, वो उसके ओपोजिट होती है टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स मैस, उस मैस के डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट होती है। अब इसका मतलब यहाँ पे सिंपल समझ लें, वो ये है, नेगेटिव साइन इसलिए लगाया जाता है कि अगर ये हमारे पास ये हमारे पास एक मैस है, इसको हम इस तरफ को खींच रहे हैं, फोर्स हम लोग इस साइड को लगा रहे हैं, तो इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर करना है वो हमेशा इस साइड पे करना है और अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस आ जाना है। और अगर हम मैस को, ये मैस है, इसको हम इस तरफ को खींच रहे हैं, इस तरफ को खींच रहे हैं, तो भी इसने वापस इस तरफ आ जाना है अपनी मेन पोजीशन ओ की तरफ। इसका ये मतलब है कि जिस भी साइड पे फोर्स लगाई जाएगी तो जो हमारा मैस है वो उसके अपोजिट ही मूव करता हुआ अपनी मेन पोजीशन की तरफ वापस आ जाता है, इसलिए उसके साथ हम लोग माइनस का साइन यूज़ करते हैं। अब इसी के नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये ब्लू कलर में डिस्कस की गई है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। इसमें लिखा हुआ है, अ रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट, हमेशा रीस्टोरिंग फोर्स या तो पुश करती है या पुल करती है किसको, ऑब्जेक्ट को, परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन, जो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा होता है टुवर्ड द मीन पोजीशन की तरफ। मतलब जो फोर्स हमारी हमेशा ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ वापस ला रही होती है उस फोर्स का नाम होता है रीस्टोरिंग फोर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रीस्टोरिंग फोर्स की। उसके बाद गर्ल्स, ये वाला जो पैराग्राफ है ये आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें वही सारी बातें एक्सप्लेन की हुई हैं जो मैंने आपको बता दी थी। इसको अपने वर्डिंग में पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत डायग्राम के हिसाब से एक्सप्लेन कर दें। ये वाली डायग्राम जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होती है, मिनिमम कहाँ होती है, वही इस पैराग्राफ में बातें लिखी हुई हैं। काइंडली इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये इसके नीचे भी सारी यही बात की हुई है। एंड फाइनली एट द एंड इसने यहाँ पर टाइम पीरियड का फार्मूला ड्राइव किया हुआ है। दिस इज़ दी फार्मूला विच इज़ मैंशनड, दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ मैस एंड स्प्रिंग सिस्टम। ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वो यहाँ पर बिल्कुल एंड पे ये दिया हुआ है जो आपको शायद नज़र आ रहा हो, T इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय k, ये जिसके ऊपर टिक मार्क का भी साइन है यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा। दिस इज़ दी फार्मूला, दिस वन फार्मूला इज़ फॉर दी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म्ड बाय अ मैस स्प्रिंग सिस्टम। अब उसने कहा कि जो टाइम पीरियड होता है, दिस इज़ अ टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट वन वाइब्रेशन, और एक वाइब्रेशन कब कंप्लीट होती है हमारे पास किसी भी मैस स्प्रिंग सिस्टम की, वो उस वक़्त कंप्लीट होती है जब वो अपनी मीन पोजीशन से इस तरफ ए की तरफ और ए से बी की तरफ और बी से अगेन ए की तरफ जाके दोबारा ए की तरफ नहीं आ जाता, तब तक इसकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे कहा कि टाइम विच इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। तो इसका फार्मूला उसने बताया है, T इज़ इक्वल टू 2/√m डिवाइडेड बाय K। मतलब टाइम पीरियड जो है वो मैस पे डिपेंड करता है और K जो है वो वाला K जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उस पे डिपेंड करता है। अगर मैस ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, मैस कम होगा तो टाइम पीरियड कम होगा, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड कम होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। तो ये फार्मूला उसने उसके बारे में ड्राइव कर लिया हुआ है, ठीक है। तो उसने कहा कि हमारे पास ये फार्मूला आया, यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहें आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं। द टाइम पीरियड T ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ मैस attached to a spring is given by the following equation, and equation is T is equal to 2 पाई अंडर रूट m by k। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे देख लें, यहाँ पे जो टिडबिट्स हैं ये इंपॉर्टेंट टिडबिट्स हैं, मैंने उनके सामने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, आप भी इसको पढ़ लें, ये इंपॉर्टेंट है। नीचे एक क्विक क्विज़ है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे उसने बताया हुआ है, उसका आंसर भी यहाँ पे आपको मेंशन नज़र आ रहा होगा, काइंडली इसको भी आप लोग नोट कर लें,
एक बात ये है कि फ़िज़िक्स जो है वो मुश्किल है 10th क्लास की, इसको समझना, इस चैप्टर को समझना, इसको करना ज़रा मुश्किल होता है शुरू में स्टूडेंट्स के लिए, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी आप लोग मुझसे इसके बारे में दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। तो ये फ़िलहाल के लिए आज का काम है, इसको कल तक हज़म करें, फिर कल देखते हैं क्या हम लोग करेंगे इसका, ठीक है। और मैं कुछ लिंक्स भी मेंशन कर देती हूँ आप लोगों को, काइंडली आप उन लिंक्स को विज़िट कीजिएगा, यूट्यूब के लिंक्स हैं, ताकि आपको समझने में मज़ीद आसानी हो जाएगी फिर इसे, ठीक है। ओके, थैंक यू।